हेलो फ्रीलांसर्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें कि आप इनकम टैक्स जीएसटी के सारे नियम को समझ पाएंगे। ये वीडियो ऐसा होने वाला है जिसमें कि आप जानेंगे कि किस तरीके से आपका सर्विस टर्नओवर कैलकुलेट करें, किस तरीके से आपकी प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करें और फ्रीलांसर्स किस तरीके से इनकम टैक्स पे करें और जीएसटी पे करें। ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि ये फ्रीलांसर्स कौन है। फ्रीलांसर्स वो लोग हैं जो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक फ्रीलांसिंग मीडियम जो एक वेबसाइट है उसके थ्रू भी कर सकते हैं या फिर प्राइवेटली भी कर सकते हैं। ये कौन सी वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर वेबसाइट्स, ये ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स में अपनी अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस ऐसी सर्विस जिसमें कि आप टेक्निकल सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। आप वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, आप कोई एड सर्विसेज, मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप कुछ इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या 3D मॉडलिंग या वीडियो एडिटिंग या कोई भी सर्विस हो सकती है। ये सारी सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये फ्रीलांसिंग का वीडियो आपके लिए है। चलिए अब हम चालू करते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी जो इनकम है कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां से करनी है। तो वो प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है अपने सर्विस टर्नओवर कैलकुलेशन से। अब ये सर्विस टर्नओवर क्या नई चीज आ गई। सर्विस टर्नओवर का मतलब होता है कि आप जितना भी अर्न कर रहे हैं अलग अलग वेबसाइट से, जैसे आप फाइवर से कुछ अर्न कर रहे होंगे, आप अपवर्क से कुछ अर्न कर रहे होंगे, उन सारी अर्निंग्स को जब आप ऐड कर देंगे तो वो आपकी बन जाएगी सर्विस टर्नओवर। अब ये जो टर्नओवर रहेगा इसमें आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस नहीं कर रहे हैं। ये अभी सबसे पहले तो आप सिर्फ अपनी टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं और ये टर्नओवर आगे चल के आपको जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में काम आने वाली है, क्योंकि टर्नओवर के हिसाब से अलग अलग नियम यहाँ पे बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये सर्विस टर्नओवर आखिर हम कैलकुलेट कैसे करें। तो एक आसान सा तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। वो तरीका ये है कि आप एक्सेल की मदद से अपनी सारी थिंग्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब एक्सेल से कैसे करेंगे? एक्सेल मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उससे आप ये सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स डाउनलोड करनी है। अब ये कहां मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे इंटरनेट बैंकिंग पे। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, दोनों में ही आपको बैंक स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं। अब ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 ये एक फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर आप 21-22 की टर्नओवर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ये इसको कहलाएगा ये फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर का आप स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करना है। जब आप स्टेटमेंट अपना डाउनलोड कर लेंगे तब आपको कुछ स्टेटमेंट इस तरीके का दिखेगा। इसमें सबसे पहले तो आएगा आपका डेट के बाद है पर्टिकुलर्स के बाद है डेबिट साइड, फिर है आपका क्रेडिट साइड। इस तरीके से ये आपको स्टेटमेंट दिखेगा। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपको ये टेबल देख के डरना नहीं है, एकदम सिंपल है। ये सिंपल जो डेट के बगल में जो पर्टिकुलर्स कॉलम है वो नरेशंस है, जो आप ट्रांजैक्शन के समय देखते हैं कि अब वो पेमेंट क्यों आया क्यों गया, वो सारी चीजें वहां पे आपको दिख जाएगी। और डेबिट का मतलब है कि आपके जो बैंक अकाउंट है उससे कुछ पैसा जा रहा है तो वो जाने वाला फिगर सब डेबिट में दिखेगा। और क्रेडिट साइड है जिसमें कि पैसा कुछ आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में पूरे पैसे जो जितने भी आ रहे हैं वो सारे आपको क्रेडिट साइड में दिखेंगे। अब इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो टॉप रो में आप फिल्टर लगा सकते हैं। ये एक फीचर है जो आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं, फिल्टर का। अब फिल्टर जैसे ही आप लगाएंगे, फिल्टर लगाने के लिए आप शॉर्टकट यूज का भी मदद ले सकते हैं या फिर रिबन से आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट इसमें अगर आप यूज करना चाहते हैं तो Alt+D+F ये फिल्टर ये आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो ये फिल्टर आपका लग जाएगा। और जब भी आप फिल्टर लग गया है तो हर एक हेडिंग में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखेगा। तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो आप सॉर्ट आउट करना है क्रेडिट साइड को। तो क्रेडिट साइड में सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्रेडिट साइड में फिल्टर पे क्लिक करिए और आप फिल्टर्स में देखिए जो जितने ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से आपको डीसिलेक्ट करना है ब्लैंक्स को। जितने भी ब्लैंक्स हैं वो इससे हट जाएंगे। तो ब्लैंक्स को जैसे ही मैं डीसिलेक्ट करूंगा मेरे सारे जितने भी डेबिट साइड वाले फिगर्स है वो हट चुके हैं, मतलब अब वही फिगर बचे हैं जो मेरे बैंक अकाउंट्स में आ रहे हैं। तो इससे काफी कुछ जो हमारा सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि आप चलिए पर्टिकुलर्स के साइड पे, जो पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है, पर्टिकुलर्स के कॉलम में भी ड्रॉप डाउन का बटन दिया हुआ है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए। ड्रॉप डाउन पे आपको उसको A to Z वहां पे सॉर्ट करना है।
तो जैसे ही आप A to Z सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे, वो लाइन से सारा का सारा जो एक्सेल है वो तैयार आपको मिलेगा, जिसमें कि आप और इजी तरीके से उसको क्लासिफिकेशन के फेज तक जा सकते हैं। तो ये आपका पहला फेज खत्म हो चुका है, जिसमें कि आपको सबसे पहले एक्सेल स्टेटमेंट डाउनलोड करना था। डाउनलोड करने के बाद क्रेडिट साइड को आपको फिल्टर करना था। फिल्टर करने के बाद क्रेडिट साइड में आपको फिर सॉर्टिंग करना था पर्टिकुलर्स का। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सारा कुछ हो चुका है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन फेज पे। सेकेंड फेज पे हम आ चुके हैं, जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में आपको ये करना है कि एक नया कॉलम ऐड करना है। लास्ट में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ये जो कॉलम ऐड होगा वो रहेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का। तो इसका हेडिंग आप दे दीजिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब क्या कर रहे हैं कि आप जैसे ही सॉर्टिंग करे थे तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन से जितने भी फाइवर से पेमेंट आ रहे होंगे वो आपको लाइन से दिख जाएंगे। जितने भी अपवर्क से पेमेंट आ रहे हैं, अगर कोई आप प्राइवेट कंपनी को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पेमेंट्स आपको लाइन से दिख जाएंगे। अगर आप कुछ सैलरी कहीं से आ रही है तो वो सैलरी दिख जाएगी। तो ये सारी चीज आपको लाइन से दिखना चालू हो जाएगी। इन्हीं को आपको नाम देना चालू करना है। तो जितनी भी फाइवर, अपवर्क, इस तरीके से प्राइवेट कंपनी से जो पैसे मिल रहे हैं वो सारे को हम नाम देंगे यहाँ पे सर्विस टर्नओवर। तो आप सर्विस टर्नओवर नॉर्मल उस जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उसमें सर्विस टर्नओवर नाम दे दीजिए और उसको ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो वो सारा ऑटोमेटिकली आपका सर्विस टर्नओवर बन जाएंगे। वो सारे या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहां से कॉपी करिए और उसके बाद उसको पूरा पेस्ट कर दीजिए जहां तक भी आपको लग रहा है कि ये सर्विस टर्नओवर है। ये सर्विस टर्नओवर बन गया, तैयार हो गया। अब और क्या हो सकता है क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट मिला होगा। जैसे सेविंग अकाउंट पे हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट इनकम। वो एक अलग आप उसको एक नाम दे सकते हैं इंटरेस्ट का। फिर और क्या हो सकता है क्रेडिट साइड में हम एक्सप्लोर करते हैं। अब जब अपने ही स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप किसी दोस्त से भी पैसा ले रहे हैं या फिर आप किसी रिलेटिव से पैसा ले रहे हैं, वो भी आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो वो बन जाएगा लोन रिसीव्ड। और क्या हो सकता है सोचिए, आप ही दिमाग लगाइए अपने स्टेटमेंट को देखकर कि और क्या हो सकता है। तो और इसमें ये भी हो सकता है कि आप कैश डिपॉजिट करे होगी, तो आपको कहीं से कैश मिला होगा या तो आपने अर्न किया होगा या तो आपका पुराना पैसा पड़ा होगा और वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा। तो अगर आपने अर्न किया है तो वो कैश डिपॉजिट का अगर ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है तो वहां पे आप उसको सर्विस टर्नओवर का नाम दे सकते हैं। और या तो फिर आपका पुराना पैसा है तो वो नॉर्मल कैश डिपॉजिट पे दिखेगा। और क्या हो सकता है हम स्टेटमेंट इसमें देखते हैं, जैसे कि अब बचता है हमारे अदर इनकम। अदर इनकम कैसे हो सकता है? अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे वो भी आपके क्रेडिट साइड में दिख सकते हैं। तो ये जो अदर इनकम्स है उसको भी आप उनके अदर इनकम्स के अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्रेडिट साइड क्लासिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ सकते हैं आगे, जो कि है हमारा डेबिट साइड। डेबिट साइड की तरफ आप बढ़ सकते हैं। यही सेम प्रोसेस आपको डेबिट साइड में करना है। तो डेबिट साइड में कैसे करना है, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। आप फटाफट आप बताइए अब क्या करना है। हमें अब फिल्टर लगाना है डेबिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे आपको फिल्टर को ऑन करिए और वहां से सारे सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएगा जिसमें कि आपको कंप्लीट स्टेटमेंट दिखेगा। अब हम चलते हैं डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे फिल्टर पे क्लिक करिए, वहां पे आपको ब्लैंक्स पे डिसेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ब्लैंक्स डिसेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मल डेबिट साइड के पूरे ट्रांजैक्शन लाइन से लिस्ट होकर आ जाएंगे। अगला स्टेप क्या करना है याद करिए। क्रेडिट साइड में हमने क्या किया था, सॉर्टिंग का। वही चीज आपको फिर से यहाँ पे करनी है। वापस से डेबिट के ट्रांजैक्शंस को भी सॉर्टिंग A to Z सॉर्ट कर लीजिए, तो सारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके लाइन से लिस्ट हो जाएंगे। अब आपको समझ में आना चालू होगा कि ये किस टाइप के एक्सपेंसेस है। एक नेचर के एक्सपेंसेस आपको एक जगह दिखेंगे तो आप अच्छे से क्लासीफाई कर पाएंगे। फिर आपको वही क्लासिफिकेशन का काम चालू करना है। अब यहाँ पे क्लासीफाई किस तरीके से करना है, पर्सनल नेचर और बिजनेस एक्सपेंस में क्लासीफाई करना है। अब पर्सनल नेचर में जैसे कि आप अपने खुद के कोई खर्चे कर रहे हैं तो वो आपके पर्सनल नेचर का आप नाम दे सकते हैं, या फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए बिजनेस एक्सपेंस का नाम दे सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन होगा। फिर हम चलते हैं आगे। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो वहां पे आप एसेट परचेज का भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो वो सब एसेट्स परचेज में आ जाएंगे। फिर अगर हम देखते हैं हमारे स्टेटमेंट में और क्या है, जैसे कि लोन अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो भी आपके स्टेटमेंट में आप उसको दिखा सकते हैं लोन गिवन के नाम से। और क्या हो सकता है, आप अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो तो वो भी आपको डेबिट साइड में मिलेंगे, तो उसको आप नाम दे सकते हैं कैश विड्रॉल। और अगर वो खर्चा जो कैश आप विड्रॉ कर रहे हो वो आप बिजनेस एक्सपेंस के लिए कर रहे हो तो वहीं की वहीं आप उसको नाम दे सकते हो बिजनेस एक्सपेंस। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट मेंटेन कर सकते हो, जिससे कि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आपका बैंक स्टेटमेंट ही आपको सब कुछ बता देगा कि आपने साल भर क्या किया है, आपने कितना अर्न किया है, कितना खर्चे किए हैं, ये सारा कुछ आपका बैंक स्टेटमेंट बता सकता है। यही प्रोसेस आपको अपने सारे बैंक अकाउंट्स के साथ करना है। अगर आपके और भी बैंक अकाउंट्स है तो उनके भी स्टेटमेंट डाउनलोड करिए और ये प्रोसेस को रिपीट करिए। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा
इसमें इस प्रोसेस में अगर जब आपके 2 बैंक अकाउंट होंगे तो उसमें एक दिक्कत और आएगी कि एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा होगा, तो उसको आप नाम क्लासिफाई कर दीजिए कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का एक नाम दे दीजिएगा ताकि आपके इजीली आप अंडरस्टैंड कर सके कि ये जो पैसा है ये एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में गया है। तो वो जिसके में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है उनके में ये चीज आएगी, बाकी में जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हम कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट प्रोसेस एक्सेल के थ्रू किस तरीके से हम हमारा टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। अब आपको करना ये है कि आप जो सर्विस टर्नओवर, जितना भी आपका क्रेडिट साइड का आपने सर्विस टर्नओवर का क्लासिफाई किए थे आपने, उसको फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। फिल्टर अगर नहीं दिखा रहा है नेचर ऑफ कॉलम पे, क्योंकि आपने बाद में ऐड किया था, तो वापस से फिल्टर को हटाइए, Alt D FF क्लिक करके, और उसके बाद अगर फिर से फिल्टर लगाना है तो फिर से Alt D FF आप प्रेस कर दीजिए। तो अब जो फिल्टर हट गया था वो फिल्टर आ जाएगा, सारे ही कॉलम पे फिल्टर दिखने चालू हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, नेचर ऑफ कॉलम पे क्लिक करना है वापस फिल्टर पे, और वहां पे सिलेक्ट करना है सिर्फ सर्विस टर्नओवर। सर्विस टर्नओवर को जैसे आप क्लिक करोगे सारे सर्विस टर्नओवर जितने आपने सिलेक्ट किए थे, क्लासिफाई किए थे, वो आपके लिस्ट हो जाएंगे। आप उसका नॉर्मली आपको सारे कॉलम्स को, क्रेडिट साइड में जितने आपको अमाउंट्स दिख रहे हैं सबको सिलेक्ट करिए। राइट साइड में नीचे में आपको उसका टोटल दिख जाएगा कि ये जो टोटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि आपने साल भर में कितना सर्विस प्रोवाइड किया है वो आपको बता देगा। ये आपका कंप्लीट होता है एक प्रोसेस जिसमें कि आप सर्विस टर्नओवर कैलकुलेशन सीख रहे थे। अब आगे हम देखेंगे किस तरीके से ये सर्विस टर्नओवर का हम यूज करने वाले हैं इनकम टैक्स में और जीएसटी में। अभी तक आपने सर्विस टर्नओवर कैलकुलेट करना सीखा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीएसटी और इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जीएसटी में क्या नियम है और इनकम टैक्स में नियम है, इसको हम इस चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी है उसकी तरफ। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसमें कि आपको टोटल सर्विस टर्नओवर के ऊपर जीएसटी का जो अमाउंट है वो पे करना पड़ता है। अब ये कौन से अमाउंट पे, कौन से रेट पे करना पड़ता है, किस सर्विस पे करना पड़ता है, वो हम थोड़ा सा बाइफर्केशन देख लेते हैं। उससे बाइफर्केशन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना भी है या नहीं। ये रजिस्ट्रेशन की जो पॉइंट है ये समझने के लिए ये जो आपका सर्विस टर्नओवर का जो आपका अमाउंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं। अगर आपका साल भर में जो फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर जो है, जो सर्विस टर्नओवर है वो अगर 20 लाख का फिगर याद रखिएगा, 20 लाख आपके लिए डेडलाइन है। अगर इससे ऊपर आपका फिगर जा रहा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। अब एक बार आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको हर मंथली आपको रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा। मंथली और क्वार्टरली यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, उसके तरीके से आप चूज कर सकते हैं और आपको ये रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। और उन रिटर्न्स पे आपको जितनी भी आपकी जो जीएसटी सर्विस की जो ट्रांजैक्शन आ रहा है उस पे आपको जीएसटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये जो जीएसटी अमाउंट होगा वो किस तरीके से होगा वो हम देख लेते हैं। जो रेट होगा वो किस तरीके से होगा। अगर आपके फॉरेन क्लाइंट्स है तो फॉरेन क्लाइंट्स में आपको जीएसटी नहीं लगता है, उस पर आप 0% पे भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। पर उसमें भी कुछ नियम है, 0% पे कर सकते हैं पर पहले आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब तक आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट नहीं कर देते जब तक आप 0 रेटेड पे आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अगर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्रोवाइड नहीं करी है तो क्या ऑप्शन है, तो फिर ये ऑप्शन है कि आप सर्विस तो प्रोवाइड करिए और उसमें आप 18% भी डिपॉजिट करिए और बाद में फिर आप जीएसटी ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हैं कि हमने ये जो सर्विस प्रोवाइड करी है ये एक्सपोर्ट करी है, इससे फॉरेन करेंसी आए हैं तो इसलिए हमें इसका रिफंड प्रोवाइड किया जाए। तो ये 2 रूट होते हैं, एक होता है एलयूटी का जिसमें कि हम पहले ही सबमिट कर देते हैं और उसमें हमें 0% पे सर्विस जो जीएसटी है वो लगता है, और दूसरा जो कि हमने देखा रिफंड वाला रूट। अब अगर हमारे इंडियन क्लाइंट्स है तो क्या करना है, इंडियन क्लाइंट्स है तो उनमें तो कोई ऑप्शन नहीं है 0 रेटेड का, आपको डायरेक्टली 18% आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, 18% जीएसटी आपको लग जाएगा। तो ये पूरा नियम था जीएसटी का। जीएसटी का नियम समझने के बाद हम चल सकते हैं हमारे इनकम टैक्स की तरफ। इनकम टैक्स होता है जो कि होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि डायरेक्ट जितनी आपकी इनकम होगी उतने पे ही आपको टैक्स लगेगा। और जैसे कि हमने जीएसटी में देखा था वो इनडायरेक्ट था, मतलब वहां पे इनकम नहीं देख रहे थे, वहां पे टोटल जितना आ रहा था उस पूरे पे ही जीएसटी लगा रहे थे। पर ये जो डायरेक्ट है यहाँ पे सिर्फ इनकम पे लगाएंगे। अब इनकम पे लगेगा तो इनकम पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक तो हमने जीएसटी का टर्नओवर देखा था, अब इनकम कहाँ से आएगी, तो वो इनकम का कैलकुलेशन हमें देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे टैक्स पे करेंगे। तो अब इसमें भी जो टर्नओवर है, टर्नओवर के हिसाब से आपके जो पाथवेज है वो बदल जाएंगे। तो आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो आपका टर्नओवर आपको बताएगा।
तो देखिए इसमें एक रास्ता पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। अगर आपका टर्नओवर जो आपने सर्विस का टर्नओवर कैलकुलेट किया है अगर वो 50 लाख से ज्यादा, जैसे कि 60 लाख अगर आ रहा है, अगर 60 लाख आ रहा है तो आपकी कुछ भी इनकम आए, चाहे वो 10 लाख आए, 20 लाख आए, 50 लाख आए, पूरी 60 लाख ही इनकम क्यों ना हो, आपको यहाँ पे ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब क्या हुआ? ऑडिट का मतलब है कि आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि आपकी ये इतनी इनकम आ रही है। और जब ये वेरीफाई होता है उसकी को यहाँ पे ऑडिट का नाम दिया जाता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पूरी स्टडी होती है जिसमें कि आपके वाउचर्स वगैरह सारे देखे जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स देखे जाते हैं, अकाउंटिंग देखे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप उस इनकम पे आप टैक्स बता के आप कंप्लीट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये तो था आपका, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या करना है। अब हम चलते हैं, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है तो यहाँ पे एक स्कीम है जिसकी मदद से आपको काफी जो बर्डन है वो कम हो सकता है। तो वो क्या स्कीम है वो हम जानते हैं। स्कीम का नाम है सेक्शन 44 ADA। ये प्रोफेशनल्स पर, प्रोफेशनल इनकम पर लगाई जाती है। इसमें एक ऑप्शन ये मिलता है कि आपका अगर जो टर्नओवर जो इनकम है वो अगर आपकी 50% से कम है तो आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपको कोई ज्यादा बुक्स वगैरह जो मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे आप डायरेक्टली 50% डिक्लेयर करके अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ये 50% पता कैसे चलेगा कि मेरी इनकम 50% से कम आई है? ये समझने के लिए आप हम चलते हैं वापस में हमारे एक्सेल की तरफ, जहां पे हमने पूरे बैंक स्टेटमेंट्स में क्लासिफिकेशन का काम किया था। उस क्लासिफिकेशंस में हम चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमने कितनी बिजनेस एक्सपेंस करी है। तो बिजनेस एक्सपेंस आपको कहां मिलेगा? याद करिए, आपके डेबिट साइड में जहां पे आप खर्चा कर रहे थे वहीं पे तो एक्सपेंस मिलने वाला है आपको। तो वो जहां खर्चा कर रहे थे वहां पे आपको फिल्टर लगाना है बिजनेस एक्सपेंस पे। नेचर ऑफ बिजनेस पे सिलेक्ट कर लीजिए बिजनेस एक्सपेंस। जैसे ही आप बिजनेस एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे सारे आपके बिजनेस एक्सपेंस लिस्ट हो जाएंगे, और उसका आप सेम तरीके से आप उसको सिलेक्ट करिए। नीचे पे आपको टोटल अमाउंट दिखाएगा, आप उसका टोटल को नोट कर लीजिए। अब ये जो टोटल आप निकाल रहे हैं ये भी आपके बहुत काम आने वाला है इनकम कैलकुलेशन के। तो अभी तक आपने दो फिगर नोट किए थे, एक सर्विस टर्नओवर का फिगर और दूसरा बिजनेस एक्सपेंस का फिगर। अब इन दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे, बिजनेस सर्विस टर्नओवर माइनस बिजनेस एक्सपेंस, ये जैसे ही आप करेंगे तो आपका प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। और ये प्रोफेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे का प्रोसेस डिपेंड करता है। अब जो ये प्रोफेशनल इनकम है ये अब आपको देखना है कि ये आपके सर्विस टर्नओवर जो आप टोटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उसका कितना परसेंटेज है। क्या वो 50% से कम है या 50% से ज्यादा है। अब हम एक केस लेके चलते हैं कि अगर वो 50% से कम है, अगर 50% से कम है तो सीधा सीधा आपको एक ऑप्शन मिला गया है 44 AD में कि आप 50% डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते 50% डिक्लेयर, आप जितना 50% से कम है उतना ही डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो फिर आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। फिर से वही चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल ये है कि अगर आपका टर्नओवर जो है, सर्विस टर्नओवर जो है वो हो रहा है 40 लाख, 40 लाख जो आपका टर्नओवर है और आपकी इनकम जो आ रही है वो आ रही है 15 लाख। तो ये क्या हुआ, कौन सा केस हो गया? 50% से कम इनकम आ रही है। मतलब 40 लाख का 50% होता है 20 लाख, और 20 लाख से आपकी इनकम कम आ रही है जो कि आ रही है 15 लाख। तो अब आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। अगर आप 15 लाख डिक्लेयर कर देते हैं, 15 लाख से डिक्लेयर करना चाहते हैं और उसी पे ही टैक्स पे करना चाहते हैं, तो फिर आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर आप ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है 44 ADA का कि आप डायरेक्टली 20 लाख डिक्लेयर कर दीजिए, और 20 लाख अगर आप डिक्लेयर कर देंगे तो आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप उस 20 लाख पे इनकम जो आपने डिक्लेयर करी है उसी पे आप डायरेक्टली टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये तो था एक ऑप्शन। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि अगर आपकी इनकम 20 लाख से ज्यादा आ रही है, जैसे कि आपने जो कैलकुलेशन किया है उसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो इनकम है वो आ रही है 30 लाख। तो अगर 30 लाख अगर आपकी इनकम आ रही है 40 लाख में, जो कि टोटल टर्नओवर था उसमें 30 लाख आपकी इनकम आ रही है, जो ये कौन सा केस हुआ? 50% से ज्यादा वाला केस हो गया। 50% से अगर ज्यादा वाला केस हो रहा है तो आपको जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब पूरा 30 लाख आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप इससे कम डिक्लेयर करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो जो आपका पैसा है वो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रखे होंगे आपने, जैसे कि आपके शेयर्स में, क्रिप्टोज में, या कोई भी ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखे होंगे। तो वो जो पैसे हैं वो आपके इन्वेस्टेड पैसे, वो आपके खर्च नहीं हुए।
अगर खर्च नहीं हुए हैं आपके तो उस टोटल अमाउंट पे आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा स्लैब रेट। अब जितने भी ऑप्शन से हम होते हुए आए हैं वो सारे ऑप्शंस में हम इसी जगह आके मिलेंगे जो कि रहेगा स्लैब रेट। चलिए हम इस चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन था वो था सर्विस टर्नओवर अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें ऑडिट करवाना है। और फिर दूसरा सिनेरियो हमने देखना चालू किया था, अगर हमारा सर्विस टर्नओवर 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है तो हमें सर्विस टर्नओवर कैलकुलेट करना है, फिर उसमें से बिजनेस एक्सपेंस माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम अगर हमारी 50% से कम आ रही है, सर्विस टर्नओवर से हम कैलकुलेट करने वाले थे, पर सर्विस टर्नओवर का अगर हमारा 50% से कम अगर हमारी प्रोफेशनल इनकम आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास फिर दो ऑप्शन निकल के आते हैं कि पहला आता है ऑडिट का, दूसरा आता है 44 ADM में 50% डिक्लेयर करने का। तो मतलब ऑडिट दो केस में आ रही है, अगर 50 लाख से ऊपर है टर्नओवर तो ऑडिट करवाना है, और 50 लाख से कम है पर हम प्रॉफिट अगर 50% से कम दिखाना चाहते हैं तो भी ऑडिट करवाना है। तो ये दो केस में ऑडिट करवाने का आ रहा है। अब हम चलते हैं, अगर हमारी प्रोफेशनल इनकम जो है उसमें जो सर्विस टर्नओवर से कंपैरिजन में अगर वो 50% से ज़्यादा आ रही है तो आपको सीधा सीधा जितना आ रही है उतना डिक्लेयर कर देना है, जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, और इसी बेसिस पे वो फिर स्लैब रेट के हिसाब से वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये स्लैब रेट्स क्या है, इनको हम इस चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पे किस तरीके से इनकम बताई गई है। अगर मान लो आपकी जो ये टोटल इनकम अभी कैलकुलेट जो हमने किया वो अगर आती है ये टोटल इनकम 2.5 लाख से कम, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। अब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा आ रही है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप न्यू रेट ऑफ स्कीम में चले जाइए या तो फिर आप ओल्ड रेट ऑफ स्कीम में रहिए। अब ये न्यू और रेट का क्या अंतर आ गया, ये क्या नई चीज है, ये हम समझ लेते हैं। देखिए सिंपल भाषा में न्यू में आपको टैक्स रेट थोड़ा कम लगेगा, बट उसमें इधर रेट कम हो रहा है तो कुछ ना कुछ घाटा तो होगा। घाटा ये होगा कि आपको कोई डिडक्शन करने नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप LIC इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह ले रहे हैं, या तो फिर आप कोई ELSS फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप होम लोन के कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, तो इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये सारे में डिडक्शन मिलता है, तो वो सारा आपको लेने नहीं मिलेगा अगर आप न्यू स्कीम में जाएंगे। और ओल्ड स्कीम में रहेंगे तो भले ही रेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बट आपको कम से कम ये सारे डिडक्शन तो लेने मिलेंगे। क्यों? और ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यू स्कीम में रहना है या ओल्ड स्कीम में। जैसे अभी तो आपको ओल्ड स्कीम चलता आ रहा था, अगर आपने चूज कर लिए नई स्कीम तो फिर आपको लाइफ टाइम न्यू स्कीम ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो आप सबसे पहले अपने CA से कंसल्ट करें, इन सारी चीजों के ऊपर आप CA से कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिए। तो ये था आपको कौन से स्कीम में जाना है, उसके लिए जो क्या ड्रॉबैक्स है, क्या प्रोज है, कौन से मैंने बताया, इसको आप इन चार्ट में अच्छे से समझ सकते हैं कि रेट पे क्या डिफरेंस आ रहा है। ये जो रेट है ये पूरा कंप्लीट जो चार्ट है और इसके साथ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक ई बुक की मदद से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो ई बुक है इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसकी मदद से आप विजिट कर सकते हैं prokhata.com और वहां पे भी आपको मिल जाएगी। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो ई बुक और इसकी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। और यही जानकारी आप अपने फ्रीलांसर्स दोस्तों को भी डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको भेजने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको अगर कोई टॉपिक पे इस पे डाउट आ रहा होगा या फिर अगर आप कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं। और अगर आपको ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आप मेरे से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।